अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। और सियासी माहौल में इंतखाबात होने वाले हों तो गर्मा गर्मी और थोड़ी टेंशन सियासी जमातों और उनके कारकुनान के अंदर होती है। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से ये जो टेंशन है ये पुरतशद्दुद वायलेंट वाक़यात में तब्दील हो रही है और ये बहुत ही तशवीशनाक है। इसी के ऊपर आज हमने बात करनी है अपने तज्ज़ियाकारों से। गुज़श्ता रोज़ का आपने वाक़या देखा होगा, मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए। एक तो जो कराची में पेश आया, नाज़िमाबाद में MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान फायरिंग हुई और इसके नतीजे में जानी नुकसान भी हुआ। फिर इसी तरह से कराची में एक और वाक़या हुआ बड़ा, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान और लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम हुआ, हाथापाई हुई और उसके नतीजे में भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। न सिर्फ ये बल्कि मुल्क भर से मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कल जो रैलीज़ निकाली हुई थी मुख्तलिफ़ शहरों में, उनमें जो कारकुनान थे जो एहतजाज कर रहे थे, जो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, उनकी हाथापाई, झड़प, मुश्तइल हो गए कई मौक़ों के ऊपर और उनकी पुलिस एहलकारों से या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ खड़ी हुई थी उनसे झगड़ा हुआ, तसादुम हुआ, आमना सामना हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2-4 रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की एक रैली के अंदर हमज़ा शहबाज पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर किसी ने जूता फेंका, इंतहाई काबिल मज़म्मत। नून लीग और TLP के कारकुनों के दरमियान किसी ने एक पत्थर फेंका जिससे एक तसादुम जनरेट हो गया। और फिर ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो 9 मई को तशद्दुद ज़दा एहतजाज हुआ, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, उसी की तर्ज पर कुछ मुनज़्ज़म अंदाज से इलेक्शन डे पर भी तखरीबकारी हो सकती है। इस सारे मामलात को डिस्कस करने के लिए बड़ा अहम है कि किस तरह से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन अमान को बरकरार रखे, तो क्या इक़दाम हो सकते हैं, क्या करने चाहिए। और इन जनरल ये जो रुझान हम देख रहे हैं पोलराइजेशन के साथ साथ अब ये वायलेंस में तब्दील हो रहा है, इसकी वजह क्या है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या वजह समझती हैं आप कि इस तरह की जो पुरतशद्दुद एहतजाज, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ या फिर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह का रुख इख्तियार कर रही है? देखिए एलिना, ये अलग-अलग वाक़यात हैं, तो मैं पहले तो बात करना चाहूँगी कि जो MKM और पीपल्स पार्टी के क्लैश हुए। देखिए MKM के एक कारकुन जो है उनकी डेथ भी होगी। ये बड़ा ही एक ख़तरनाक सा मामला है। इस तरह के अगर तसादुम बर वक़्त जो है वो रोके ना गए, तो आपको पता है कि कराची की तो एक पूरी हिस्ट्री है पॉलिटिकल वायलेंस की। तो ये ना हो कि दोबारा अगर इस वक़्त तो मैं यही कहूँगी कि पीपल्स पार्टी और MKM की लीडरशिप को एक्चुअली बैठकर इस चीज़ के ऊपर पार्टी पॉलिटिकल वर्कर्स को डिसिप्लिन में लाना होगा और कहना होगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कराची ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो दोबारा पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ जाए। बड़ी मुश्किल से वहाँ से ये जो अंसर था एक वायलेंस का, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हुआ। तो इस चीज़ को तो मेरे ख्याल में डीएस्केलेट करना चाहिए और दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप को इसके ऊपर बरवक़्त फौरी एक्शन लेना चाहिए और आपस में भी बातचीत करनी चाहिए। अब अगर आ जाएँ आप जो PTI के वर्कर्स और जो पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ, क्लैशेज़ हुए। देखिए पहली चीज़ तो अरीना ये है कि पॉलिटिकल ये इलेक्शन का सीज़न है। सारी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कर भी रही हैं और उनको करने का हक भी है। तो उनको जिस तरीके से PTI के वर्कर्स को रोका गया, हमने देखा कि जगह-जगह पर उनको रोका गया पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से, तो उसमें ऑब्वियसली एक तसादुम का अंसर भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल भी किसी भी पॉलिटिकल जमात को, सब पॉलिटिकल जमातों का हक है कि वो अपनी एक्टिविटी करें, क्योंकि इलेक्शन का भी सीजन है। वैसे भी पीसफुल जो है अपनी वो अगर रैलीज निकाल रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस तरीके से हमने क्लैशेस देखे, आप देखें कराची के अंदर जो SHO हैं वो भी जख्मी हुए, फिर हमने और भी इस तरह के वाकयात जो देखे ना, ये
ये एक बड़ी एक डेंजरस तरफ जो है ना वो मामलात चले जाएंगे अगर इनको ना रोका गया। आप देखिए कि हम ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि पीटीआई के वर्कर्स के अंदर एक ये जो वायलेंट स्ट्रीक है ना ये आती जा रही है। आप देखिए पीटीवी हमला केस हो, पार्लियामेंट हमला केस हो, 25 मई को भी आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह उधर तसादुम हुए थे, फिर 9 मई का वाकया हो गया। और देखिए अनफॉर्चुनेटली 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई को रियासत जिस तरीके से ट्रीट कर रही है ना, वो जैसे अल्ताफ हुसैन की एमकेएम को ट्रीट कर रहे थे वो उस तरह से कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी जमात के साथ। पीटीआई के वर्कर्स जो है बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए भी लोग होते हैं। उनके ऐसे लोगों को जब वो वायलेंस की तरफ जब वो जाते हैं तो फिर उससे वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और देखिए वो ये कर भी रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, ये लोग एक्चुअली जो सियासत में या एक पार्टी का जो एक वापसी का रास्ता है ना, ये वो डायलॉग के जरिए, यानी कि पार्टी को एक वापसी का जो रास्ता मिले, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि डायलॉग के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये कि वायलेंट क्लैशेस की तरफ। हम एक पीसफुल सियासी पार्टी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मैसेज भी ये है। तो लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद ना ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर वैसे ही आ जाता है। तो आई होप कि पीटीआई ये रियलाइज करे कि वो कोई पराया पार्टी ना बन जाए, वो कोई इस तरीके से ना ट्रीट होना शुरू हो जाए कि उनके ऊपर एक वायलेंस की ठाप लग जाए। तो उससे बेहतर है कि वो भी अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, उनकी लीडरशिप की तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहूंगी कि रियासत भी किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकती, और इस तरह की जब चीजें करेंगे तो फिर उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये रियासत की तरफ से भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को कहें कि जो टेम्परामेंट है वो ज़रा कंट्रोल में टेम्पर्स रखें, और इस तरीके के क्लैशेस से, खासतौर पर जब सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला करते हैं, इस चीज़ को तो कोई भी रियासत जो है फिर वो उसमें उसके साथ जो है वो फिर जब इस तरह से डील करते हैं वो फिर ज़रा डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स हो जाता है। तो इसलिए इससे तो वैसे ही बचना चाहिए। क्या आप एक पैटर्न देख रही हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का रीसेंट पास्ट में? लीना, मैंने कहा कि कुछ वाकयात होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब एक इमोशंस आ रहा है और फिर वो लीडरशिप भी आपको जो है वो इसी तरह के मैसेजिंग कर रही हो कि बस चढ़ दौड़े और ये चीज़ करे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब जो पीटीआई की लीडरशिप है, हमने देखा है कि वो बार बार, मतलब बैरिस्टर गौहर हों, उनके फॉर्मर चेयरमैन, और या बैरिस्टर अली जफर हों, बाकी भी लोग, वो अब ये कहते हैं कि ये इस तरह तसादुम ना करें और वो चाहते हैं कि डायलॉग की तरफ के थ्रू नहीं, ऑफ कोर्स सियासत में एक फैक्टर्स तो वापसी हो, बहुत सारे क्योंकि हो ये सकते बड़ी हैं या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसमें के लिए बड़े वरीसम होती जैसे है हम ये कहते हैं बात। एडिंग फ्यूल टू द फायर, और खासकर इंतखाबी माहौल वैसे ही बड़ा चार्ज अप होता है। लेकिन भट्टी साहब, आप इस चीज़ के ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में जिस तरह से मैसेजिंग हुई पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी, क्या एक ये रुझान बनता जा रहा है? क्या कारकुन मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, बट आप किस चीज़ को वजह समझते हैं इसकी? मैडम शेख, सबसे पहले तो ये दुआ कि अल्लाह करे कि अगले 10 दिन खैर आफियत से गुजर जाएं। अल्लाह करे कि कोई तखरीबकारी, कोई बदअमनी ना हो, कोई हादसा, कोई सानिया ना हो। दूसरी, कराची में जो जान गई है उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, दुख हुआ। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। और कराची में जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं उनसे हमदर्दी है और अल्लाह इन्हें सेहत दे। और मियाँ अज़हर साहब से माजरत है, 82 साला मियाँ अज़हर साहब से माजरत है, और उनसे कहना यह है कि सर अब हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ बूढ़ी माएँ, बूढ़े बाप, बुज़ुर्ग, चादर चार दीवारी, इंसानी हकूक़ ये कोई मानी नहीं रखते। मैं दिल से आपसे माजरत चाहता हूँ। मैडम शेख, अब आ जाइए सवाल पे कि इलेक्शन 2024 या सिलेक्शन 2024, साफ शफाफ इलेक्शन की बात करने वाला आइन मौजूद है, सबको यकसा माहौल देने की बात करने वाला इलेक्शन एक्ट मौजूद है, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दो, कई बार ये हुक्म देने वाली सुप्रीम कोर्ट अज़ बकलम खुद मौजूद है। हमारी नज़र में सब एक हैं, सारी सियासी जमातें एक हैं, ये कहने वाला मेरे टैक्सों पर तनख्वाहें लेने वाला इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जिसका एक ही काम है साफ शफाफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, एक ही ड्यूटी है, वो मौजूद है। सो कॉल्ड जमहूरियत मौजूद है, सो कॉल्ड वोट की इज्जत मौजूद है। और गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी को मैडम शेख, इतवार वाले दिन, इलेक्शन से 10 दिन पहले
MQM जमात और जमात इस्लामी कराची में जलसे कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब गालबन सियालकोट में खिताब फरमा रहे थे। बिलावल भुट्टो लियाकत बाग में महफिल जमा कर बैठे थे। 8 सियासी जमातें जलूस रैलियां निकाल रही थीं। 5 सियासी जमातों की मीटिंग्स हो रही थी बाज़ारों में, गलियों में, जिनको आप कॉर्नर मीटिंग भी कह सकते हैं या महल्ले की मीटिंग्स भी कह सकते हैं। सब के सब कुछ कर रहे थे। कहीं पुलिस और इंतज़ामिया मदद कर रही थी, कहीं पुलिस और इंतज़ामिया हिफाजत कर रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी। बस एक तरीके इंसाफ थी। जो ही वो सड़कों पर आई और उनके इमरान खान ने कहा था कि 8 फरवरी को पुरअमन तौर पर निकलें, रैलियों की सूरत में निकलें और इलेक्शन के चूँकि सर पर है तो रैली निकालें। जो ही वो सड़कों पर निकली, पुलिस उन पर टूट पड़ी। एक तरीके इंसाफी थी जिसके लिए मैडम शेख इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक जो जागा। एक तरीके इंसाफी थी जिसका इस्तकबाल दफ़ा 144 ने किया। एक तरीके इंसाफी थी जिसे इलेक्शन से 10 दिन पहले भी आंसू गैस शेलिंग, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों का सामना हुआ। उम्मीदवार मैडम शेख और इससे पहले भी उम्मीदवार गिरफ्तार हो चुके हैं। तजवीज़ कुनिंदे, ताइद कुनिंदे और वोटर जो हैं, सरगर्म अमल जो वोटर हैं, सरगर्म जो वोटर हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कागजात नामजदगी हमारे सामने छीने गए, फाड़े गए, थोक के हिसाब से मुस्तरद हुए। अब जलसा जुलूस छोड़ें, रैली और कॉर्नर मीटिंग की इलेक्शन से 8-9 दिन पहले इजाज़त नहीं है। मैडम शेख 9 मई हो चुका है। आप और हम सब उसकी मजम्मत कर चुके हैं। मीर जाफर, मीर सादक से लेकर 9 मई के दिन तक जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। अगर ये मेरे मुल्क में या रियासत ने ये साबित है, उनके पास ये सबूत हैं और साबित हो चुका है कि पूरी तरीके इंसाफ दहशतगर्द है या पूरी तरीके इंसाफ को एज ए सियासी जमात डील नहीं करना या इनको सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना, तो प्लीज़ इन पर पाबंदी लगा दें। क्योंकि ये जो रोज़ हम एक रोना रोते हैं, रोज़ हम एक्सपोज होते हैं, हमारा आइन, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया, हमारी जमहूरियत, हमारा निज़ाम, हमारा सब कुछ जो रोज़ हर चौक गली गली में एक्सपोज होता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये जस्टिफाई है कि अगर आप समझते हैं, मैं आपके साथ हूँ, दिल से साथ हूँ, कि अगर आप समझते हैं कि पूरी तरीके इंसाफ दहशतगर्द है और ये सियासी जमात नहीं है, इसने 9 मई किया है, इसको अब सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, तो बिल्कुल पाबंदी लगाएं। ठीक है, इसको ना सियासत में हिस्सा लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर आप समझते हैं कि 9 मई के कुछ लोगों ने किया है, कुछ हिस्से ने किया है, जिनको डेफिनेटली सजाएं मिलनी चाहिए, किसी मुल्ज़म और मुजरम को नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ये रोज़ टीवी पर बैठकर जो इनके बैरिस्टर गौर से रऊफ़ हसन तक और ये सारे माफ़िया मांगते हैं और कहते हैं कि हमें रास्ता दो और हमें कुछ करने दो, अगर आप समझते हैं कि ये वो लोग नहीं है जिन्होंने 9 मई किया है, तो फिर खुदा के लिए इनको रास्ता दें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त, ये सिर्फ आखिरी जुमला, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इलेक्शन किसने, यानी ये दुख की जितना दुख ये 9 मई को हुआ जिस पे जितना दुख वो है, उससे ज्यादा दुख मुझे ये हो रहा है कि 9 मई का फायदा मुस्लिम लीग नून उठा रही है, 9 मई का फायदा पीपल्स पार्टी उठा रही है, 9 मई का फायदा मौलाना साहब उठा रहे हैं, तो इनको तो ना उठाने दें खुदा के लिए। सर वो कोई ना कोई फिर फायदा उठाता है ना, जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, जनरली कोई ना कोई बेनिफिशियरी बन ही जाता है, फिर चाहते हुए या ना चाहते। सर मुझे ये चीज़ बता दें, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 9 मई की तरह एक और वाकया हो सकता है, अमन अमान को डिस्टर्ब करने का प्लान है कोई, ये खदशा क्यों जाहिर किया जा रहा है? मैडम शेख, मुझे तो कहीं भी कोई खदशा नहीं नजर आ रहा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई 9 मई का क्या किसी ने क्या करना है? कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है जिसने जो कुछ करना है? सही है। तो लिहाजा मुझे तो ये खदशा कोई नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और मैंने कहा है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन बात आखिरी वही है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि कोई सिलेक्शन नुमा इलेक्शन हो जाए तो फिर मेहरबानी करें। माना है 9 मई हो चुका है, और आपने एक सवाल किया था कि ये सारा क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि अदलिया भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, और उनके होते हुए सब कुछ जो हो रहा है वो भी मौजूद है। लिहाजा खुदा के लिए अगर ये हो भी गया 8 फरवरी को कोई जीत भी गया इस तरह,
तो कौन सा इस्तेकाम इस मुल्क सर में इलेक्शन कमीशन की हद तक मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अदलिया से मुतल्लिक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो एक फैसला है जो कानून के मुताबिक वो दिया गया और उसकी भी उन्होंने पूरी तरह से, उससे आपकी राय हो सकती है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत से फैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी आए हैं, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक हो, बाकी जो शिकायत लेके जाते रहें, उसके ऊपर अदलिया ने बड़ा फैसिलिटेट भी किया है उनको। एक बड़ा फैसला फौजी अदालतों से मुतल्लिक फैसला देख लें। सो इसके ऊपर हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इंतखाबात से पहले सियासी टेंशन तशद्दुद में तब्दील हो रही है। इसके कुछ वाक़यात हमने गुज़श्ता दिनों में देखे। इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़े हैं ऐसे वाक़यात और क्या इस सिलसिले में इंतज़ामिया को इक़दाम करने चाहिए। उमर, क्या वजह समझते हैं पॉलिटिकल वायलेंस में क्यों इजाफा हो रहा है? और जैसे भट्टी साहब ने अभी ब्रेक से पहले कहा, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि एक सियासी जमात को ये रुझान या ये तासुर मिलना कि उनको सिंगल आउट किया जा रहा है या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो जज्बात को और भड़का रहा है? अलीना, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई टारगेट हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, वो बात भी दुरुस्त है। बाकी जमातें उनको एक खुली छूट मिली हुई है कि वो अपनी रैलीज़ भी कर रही हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रही हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो जिधर होते हैं तो पुलिस उनकी तलाश में होती है। ये बातें भी दुरुस्त हैं। अच्छा, और फिर हमें ये लगता है कि शायद इसका सबब जो है वो सिर्फ 9 मई है। मेरा ख्याल है कि 9 मई अगर ना होता तो शायद हमारी जिसको हम रियासत कहते हैं ना, वो इतना एक्टिव ना होती। और उन्होंने उनकी नज़र में उनकी एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो इसलिए। हालांकि इससे पहले भी कोई चीज़ें कम नहीं हो रही थी, और जो चीज़ें आज हो रही हैं ये हमारी खामोशी का नतीजा है, ये रियासत की टॉलरेंस का नतीजा है। ये हम जो लोग हैं, हमने एक इंतहा पसंदी को, एक सियासी इंतहा पसंदी को मुआशरे में नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा किया है। जब पुलिस वाले पे, लाहौर पुलिस वालों पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे तो हमने क्या किया? या जब यह है कि इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे थे पहले लॉन्ग मार्च से, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे किसी कारकुन को पुलिस वाले ने ये किया वो किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। या जब वो इस्लामाबाद खुद कोई अदालत में पेश होते थे तो अदालत के बाहर वो क्या किस तरह के ड्रामे होते थे, यानी यहाँ तक हुआ कि ये भी रिकॉर्ड में पहली दफ़ा है कि अदालत ने उनको बाहर उनकी हाजिरी लगवा के उनको वापस भेज दिया। तो हमने ये सारी चीज़ें होने दी। और जब हम बात कर रहा हूँ तो इनके उसमें मीडिया का भी अपना किरदार है और उसमें रियासत का भी अपना किरदार है कि जब तक 9 मई नहीं हुआ तो हमें फील ही नहीं हुआ, और हम जो है कि हम 9 मई से बात शुरू करते हैं। तो उन्होंने, इमरान खान ने एक ओवरऑल इंतहा पसंदी को नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा किया है। अगर कोई बंदा, अगर हम जो है MQM की मिसाल देते हैं या अल्ताफ हुसैन की देते हैं, तो उन्होंने ये मामला जो है वो उधर कराची तक या हैदराबाद तक महदूद किया था। खान साहब जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया है, ठीक है। और हम जो अभी फेस कर रहे हैं ये उसका नतीजा भी है। अभी जो महमल बात कर रही थी कि जो गौहर खान है या जो दूसरे अली जफर हैं, वो एक अली जफर साहब जो हैं, अली जफर जो हैं वो एक सुलह की बात करते हैं और वो कहते हैं कि अमन की बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अली जफर और जो गौहर खान हैं वो पार्टी में कितने पॉपुलर हैं, या अपने जो सपोर्टर्स हैं या वर्कर्स हैं उनमें कितने पॉपुलर हैं। और उसके मुकाबले में शेर अफजल मरवत जो कि एक इंतहाई किस्म का स्टेप लेते हैं या इंतहाई एक एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, उनकी एक ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। वो क्या करते हैं, वो इमरान खान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ उधर तक महदूद नहीं है, हमारे जो बहुत सारे एक जर्नलिस्ट हैं जो कि एक प्रो पीटीआई हैं, वो भी अपनी तरफ से इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो किसी ने ट्वीट किया हुआ था जी कि वो जलसा हुआ है सियालकोट में, तो उसने कहा जी कि ये इससे तो सियालकोट बेहतर था कि 1965 में ये इंडिया के पास ही चला जाता, ठीक है। या खान साहब जो हैं, खान साहब ने पहले कहा जी कि ये चोरों को लाने से बेहतर है कि इस मुल्क पे कोई एटम बम भी गिरा देता। हमने सारी ये बातें खामोशी से सुनी हैं, ठीक है। हमें उस टाइम उनको रोकना चाहिए था। ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, ये जो वायलेंस होती है, ये जो सियासत में तशद्दुद होता है, इसके ये जो सियासतदान है ये बेनिफिशरी होते हैं। ये वर्कर अपने लेवल पे इतने पागल नहीं होते, उनको उकसाया जाता है।
और अगर वो इतने अक्लमंद होते तो हो सकता है वो लीडर बन जाते। ठीक है, तो ये लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो चीज़ें उधर कराची में हुई हैं, एक तो ये है कि पीटीआई की मैंने बात की है, और अच्छा पीटीआई में एक जो इनको, चूंकि इनके साथ सिलेक्टिव अप्रोच इनके अडॉप्ट की गई है, तो पुलिस जो है, पुलिस ने भी पहले बाकी रैलीज कर रहे हैं, और जब पीटीआई वाले आए तो उनमें उन्होंने कीड़े निकालने शुरू कर दिए कि इन्होंने पीटीआई वाले जो हैं इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, ये इधर जो है वो रेड जोन के करीब आ गए हैं। ठीक है, तो जब रैलीज होती हैं वो इसी तरह चलती हैं। अब जब उन्होंने रोका आगे, उन्होंने भी, पीटीआई वालों ने रिएक्ट किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ वो एक बात की स्टोरी है। और होता यही है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो फिर उससे पहले क्या हुआ वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो विक्टिम की अब ये obviously side पे एमकेएम होता है। वालों का भी ये है कि एमकेएम का जो अपना वोट है वो कोई पीटीआई की तरफ निकल गया था, कोई जमात इस्लामी की तरफ निकल गया था। उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने एक एक्सट्रीम स्टेप लें जिससे अपने वोटर को वो पुल बैक करें। जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए भी ये है जी कि वो किसी तरह से कराची में अपनी जो एक दहाइयों से खोई हुई स्पेस है उसको किसी तरह वो रिगेन करने की कोशिश करें। तो इसमें सियासी जमातों का अपना किरदार है, और हमें कोई इस मामले में कोई एक सॉलिड अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी। ये बात भूल जाएं कि हम कहें जी मैं इसका सख्ती से मजम्मत करता हूँ, मजम्मत करने से चीजें ठीक वो सॉलिड अप्रोच क्या हो उमर? इस पे हमें मुख्तसरन इस पे देखें, बात फिर आनी है जी कि कानून पे हम अमल नहीं करना चाहते। जब आप किसी को कहते हैं कि कानून पे अमल करें, जिस तरह पीटीआई वालों का इंतहाबी निशान के साथ हुआ, तो बात क्या थी जी कि कानून पे अमल करें, कानून पे अमल नहीं हुआ तो हमने मातम शुरू कर दिया। इस पे भी जो वायलेंस है, इस पे आपकी जो है आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, और इस पे जीरो टॉलरेंस शो करनी पड़ेगी कि आपके इख्तलाफात जो भी हों, यही लोग जो हैं, यही पीटीआई के लोग या नून लीग के लोग जब लंदन में एक दूसरे के साथ सामने आते हैं तो एक दूसरे को थप्पड़ भी नहीं लगा सकते। इन्हें पता होता है कि पुलिस पास खड़ी है। जिसने को वायलेंट होने की कोशिश की, जिसने को फिजिकल अटैक किया, पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। हमारे यहाँ जो है, ये हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया हुआ है कि हम इसके बगैर, हमें पता है ना, वी कैन गेट अवे विद इट, हम निकल जाएंगे, बच के निकल जाएंगे, तो हम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कहा जा रहा है या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 9 मई की तरह एक और कोई मुनज़्ज़म प्लान हो सकता है इंतखाबात से मुतल्लिक, भट्टी साहब ने कहा ये बिल्कुल बेसलेस खदशा है। आपकी इसके ऊपर क्या इत्तलात और राय है? देखें, जो ओवरऑल जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक नफरत की दीवारें खड़ी की हैं, और जो जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जी इस मुल्क पे एटम बम गिर जाए, अब यह है कि उनका जो वर्कर है वो भी उसी तरह से चार्ज है। उनके ख्याल में यह है कि अगर इलेक्शन खान साहब नहीं जीते, और ये वैसे ट्रेंड आ रहा है जब से खान साहब को अरूज आया है कि उन्होंने और किसी को सुकून से हुकूमत भी नहीं करने दी, तो उनके ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन जाता है, और ये सारा जो अभी टेम्पो बिल्ड हो रहा है ये सारा इलेक्शन के लिए हो रहा है कि अगर इलेक्शन जाता है तो उसके बाद गेम खत्म है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली को कोशिश तो करेंगे। इसमें हो सकता है, यानी कि मैं तो इस चीज को रूल आउट नहीं करता कि ये चीज हो सकती है। अब यह है कि अगर वो दफा 144 लगती है उस पर भी हमें इतराज होता है। हम जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आप देखें कि इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि आप दफा 144 ना लगाएं, पुलिस उनको कहती है जी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इधर वायलेंस होगी, और वो कहते हैं कि नहीं आप दफा 144 ना लगाएं, और वो वायलेंस हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन अपने पे लेगा। पुलिस कहेगी जी इनको तो हमने पहले बताया था, इन्होंने कहा था जी कि इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन जाने और ये लोग जाने। तो ये इसके लिए इन्हें कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने तो पड़ेंगे आपको। मेरा ख्याल है कि जो अभी जो हो गया है इसमें एक अगर मैं मुस्बत पहलू तलाश करूं जो कल हुआ है, तो वो ये है कि ये अगले आगे आने वाले दिनों के लिए ये और ज्यादा अलर्ट होंगे कि कोई इस तरह का कोई वायलेंट एक्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे? अभी तक आपने वजाहत से मुझे बताया नहीं है इस चीज का। स्ट्रॉन्ग स्टेप पे फिर यही होगा कि अगले आने वाले दिनों में फिर कोई एक दफा 144 लगा देंगे, और क्या होगी कि फौज आ जाएगी या रेंजर को कॉल कर लेंगे, और फिर हम इस पर भी इतराज करेंगे कि ये देखें इलेक्शन के दिन है और इन दिनों में ये दोबारा से सख्ती कर दी गई है जी, लोग कैंपेन कैसे करेंगे? न्याई साहब, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? ये जो तशद्दुद का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी हौसला शिकनी कैसे हो? क्या ये वोटर को भी थोड़ा सा उसके जहन में डर बिठा सकता है पोलिंग डे से मुतल्लिक? बहुत बहुत शुक्रिया लीना। पहली बात मुझे ये बताएं कि आप, मेरा ख्याल है कि तबन जो है आप में शायद गुस्सा नहीं है, या महमल में गुस्सा नहीं है, उमर चीमा में तो बिल्कुल नहीं है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और भट्टी साहब में भी नहीं है।
लेकिन कितनी दफा शायद सारा दिन निकलते हैं और ये गुस्सा किए बगैर घर वापस आते हैं। देखो, जो पहली बात है इसको हमें एडमिट करना चाहिए कि हमारा मुआशरत जो है, हमारा जो एक जो पुरतशद्दुद रुझानात है, ट्रैफिक की लड़ाइयों से लेके और किसी को घर के सामने से हटाने से जो मर्जी कर ले, एक पूरा मैंने इतना बड़ा मुआशरे के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज तशद्दुद को अमाजगा बनते नहीं देखा। दूसरी मेरी बात है, अब आगे आप है पॉलिटिकल जो वायलेंस जो कल परसों हुआ है या पीछे हो रहा है, उसमें मेरे साथी भी बात कर रहे हैं और आपके सवाल भी उसके गिर्द घूमते हैं। ये बात मेरा ख्याल में सिर्फ निशानदेही नहीं की, वरना सारे आप लोग तायद करेंगे कि पॉलिटिकल तशद्दुद पाकिस्तान के अंदर ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कि रियासत पाकिस्तान ने 70 साल से, और रियासत पाकिस्तान तो बेचारी ऐसी नाम ले लेते हैं, इतना मुकद्दस नाम, 70 साल से हमने इसको परवान चढ़ाया है और ये इससे बेहतरीन मक्का से मकसद हासिल किया है। दूसरी बात यह है कि आपने जवाब थोड़ा दे दिया था, मैं फिर उसका जवाब रिपीट करना कर दूं कि भट्टी साहब 9 मई का फायदा इमरान खान साहब की मुखालिफ सियासी जमातों ने ही उठाना था और पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी उठाना था अपनी अपनी मदों में। उन्होंने सियासत में उठाना था और मोदी ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पैराडाइम अंडरमाइन होने से अगर वो उठा सकता था तो वो जरूर उठाना चाहिए था उसको, क्यों ना उठाता, दुश्मन जो ठहरा। इसलिए इसके लिए किसी को उसको दोष ना ठहरा है कि मोदी क्यों फायदा उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी या फजल रहमान साहब 9 मई से, वो तो उनका तो नैरेटिव ही यही है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं। मई नवाज साहब का तो फिक्र एक ऐसा है कि वो पूरी उनकी बरकत को इंस्पायर करता है कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जो कि तहरीक इंसाफ को अब लेके चलना है और पता नहीं कैसे उसको धोएंगे या नहीं धोएंगे। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जो तहरीक इंसाफ गौहर साहब के पास है या सैयद अली जफर साहब के पास है या अफजल शेख मरवत साहब के पास है, मेरा ख्याल है ये मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये एक जेस्चर दिया है एस्टेब्लिशमेंट को कि शायद वो कोई आमादा हो जाए, क्योंकि उनको इस इलेक्शन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आता। अब ये 2 जुमले और भी सुनते जाएं जो कि पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और इसका अगर इदराक नहीं करते सियासतदान तो इनकी गलती है। यह है कि मतलब ये नहीं कि उसको माने, लेकिन कम से कम उनके जेहन में होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके आपको इलेक्शन नहीं मिलता। बाकी तशद्दुद की मैं वारदात मैं आपको 2-4 बता देता हूं जी। अगर ये तशद्दुद उससे ज्यादा है तो फिर कह दे कि वाकई ये जो है हमारा यकदम कोई नई एक चीज है जिससे हम मुतारिफ हुए। आपने सुना है कभी कि एक पार्टी का मेंटोर हो, एक पार्टी की आइडियोलॉजी जिसे दी हो, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हो, जो फेडरल मिनिस्टर प्रोडक्शन हो और उसको रियासत के FSF जाके मिनिस्टर को जदोकोब करे और उसके तो मारे और उसकी उम्र उस वक्त 70s के एंड में हो, जो पाकिस्तान में ग्रेड 22 पे फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुआ। कभी सुना आपने ऐसी बात किसी मुल्क में होनी है? ये पाकिस्तान में हो चुका है। आपने कभी सुना कि रियासत का सबसे ताकतवर इदारा अपने कैदी के साथ एक सियासी जमात, जिसको अगर कहना चाहते हैं आप सियासी जमात, उसके साथ कैदियों का तबादला किया और जब वो आया तो उसको ड्रिल मशीन से उसके होल हुए थे कैदियों के। ये तशद्दुद सुन रखे और सुना होता क्या है कि जवाब मुझे मेरे हर फॉर्म में वायलेंस गलत है। कई दफा होता ये है कि कई दफा यहाँ पे मुझे उससे टेंशन भी हो जाती है। खुदा गवाह कि जब आप सवाल करते हो, मैं कई दोस्तों से पूछता हूँ कि मैं क्या करूं। अलीना को भी शिकायत है कि मैं मुख्तसर जवाब नहीं दे सकता हूँ।
मेरे सामने अब सवाल करती हैं तो 1951 से या 47 से लेके आज तक पूरी तारीख सामने आ पूरा जाती सामने है। खुल जाता है। फिर मुझे एक दो साइटेशंस देनी होती है उसमें से आपको। मैं क्या करूं इस मुल्क के अंदर, क्या कुछ देख चुका हूं। 70s का तशद्दुद को तस्वुर नहीं कर सकता जो आपने, जिसका मैं खुद अंदर हिस्सा रहा हूं। सर लेकिन अफसोस की बात यह है ना, हम लोगों ने सीखा ही कुछ नहीं। अपने ऊपर होने वाले में रहा हूं। अफसोस की बात है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। कि ये तशद्दुद जो है तहरीक इंसाफ को, आपके प्रोग्राम में मैं एक आखिरी बात सुन ले, बेशुमार दफा कह चुका हूँ 9 मई से पहले भी कि तहरीक इंसाफ सामने नहीं आएगी, इलेक्शन में नहीं देख रहा हूँ। याद है आपको ये बातें? जी बिल्कुल, कि मैं कहता नहीं होगी जी, और अगर हुई तो इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये एक ऐसी चीज है कि ये कोई मुस्लिम नून नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। बहुत अफसोस की बात है सर, ये बहुत अफसोस की बात है। नहीं होना लेकिन चाहिए। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए इंतजामिया की तरफ से, ऐसे क्या इकदामात हों कि कम से कम हौसला शिकनी हो सके या मामलात को जितना करीब तर अमन अमान के वो खुश असलूबी से निमट जाए? मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उमर चीमा दूसरा मिसरा सुनाओ दो बेटा इनको। अच्छा दूसरे मैं वहां तक जाती नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।